नमस्कार। 24 घंटे बाद एमपी के ऐतिहासिक 28 सीटों के उपचुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी। 24 घंटे पहले दोनों तरफ यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से हैं जीत के दावे, लेकिन इस बीच सुर्खी विधानसभा सीट से जो तस्वीर निकल कर आई है वो बेहद दिलचस्प है। यहां पर बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत को बधाइयां मिलनी भी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए, लेकिन वहां उनके समर्थकों ने होर्डिंग लगवा दिए हैं उनको बधाई देते हुए। दूसरी तरफ मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डंग संकट मोचक हनुमान का जीत के लिए अनुष्ठान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर बीजेपी के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का दम कि जनादेश कांग्रेस के ही नाम का होगा। तो कहां बढ़ी हुई है इस वक्त धड़कनें और कहां कॉन्फिडेंस का ओवरडोज हो रहा है, इस पर करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे या अति उत्साह? 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आने में अभी पूरे 24 घंटे बाकी हैं, लेकिन 24 घंटे का भी सब्र नहीं हो पा रहा। सुर्खी में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत की जीत के पोस्टर अभी से लग गए हैं। सुर्खी के राहतगढ़ में जीत के ये पोस्टर लगाए गए। इधर मंदसौर की सुवासरा सीट पर तस्वीर दूसरी। यहां बीजेपी के उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग जीत के लिए ईश्वर की मान मनौती में लगे हैं। सुवासरा सीट पर डंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे हवन पूजन अनुष्ठान करते दिखाई दे रहे हैं। ये उनके विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सीतामऊ इलाके के हनुमान मंदिर का वीडियो है, जहां जीत के लिए डंग अनुष्ठान कर रहे हैं। मतदान के पहले भी डंग यहां अर्जी लगाने गए थे। अब जब काउंटिंग में 24 घंटे बाकी हैं, तो फिर एक बार हनुमान जी की शरण में हैं हरदीप सिंह डंग। इस क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह डंग को ऐतिहासिक मतों से विजय दिलाए और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सुवासरा विधानसभा में ऐतिहासिक विजय हो। असल में नतीजे के पहले के इन आखिरी घंटों में दोनों तरफ से जीत के दावे हैं। शिवराज सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया का दावा, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। उधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का दावा कि उपचुनाव में जनादेश कांग्रेस को मिलेगा। 107 हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 7 हमारे निर्दलीय हमारे साथ बैठे हुए हैं, समाजवादी बसपा सभी। कल भी हम लोग के साथ मिल गए थे। अभी भी 2 आदमी मेरे घर में बैठे हुए हैं, तो 114 हो गए। अब एक ऑलरेडी उधर कम है, 28 पे चुनाव हो रहे, तो एक हम जीतेंगे तो अभी 115 पे हम लोग सरकार चलाएंगे। कांग्रेस के एमएलए को नोटिस दे दिया, जीतू पटवारी के परिवार को 5 करोड़ का नोटिस, छतरपुर के हमारे आलोक चतुर्वेदी को जाने कितने करोड़ का नोटिस दे दिया, कंप्यूटर बाबा का सर्वनाश। कई लोगों के साथ इस तरह की आरिफ मसूद का घटनाक्रम देख लीजिए। तो इन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इनकी सरकार बच पाएगी। लेकिन जीत का हार कौन पहनेगा और हार का सार कौन निकालेगा, ये 24 घंटे बाद तय हो जाएगा। सागर में रचित दुबे, मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया, भोपाल में पूजा माथुर, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं 2 बेहद खास मेहमान। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। साथ में जुड़े हैं मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग, अभी तक जितने उपचुनाव मध्य प्रदेश ने देखे हैं, इतने दिलचस्प उपचुनाव कभी नहीं रहे। अब जबकि 24 घंटे बाद तस्वीर साफ हो जानी है कि नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, तब क्या स्थिति दोनों सियासी दलों की? हालांकि धड़कनें दोनों ही तरफ बढ़ी होंगी, जिस तरह से कांटे का मुकाबला रहा इस चुनाव में, लेकिन जीत के दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। और पीसीसी मुख्यालय में जो आपने कुछ देर पहले रिपोर्ट की, वहां बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है नतीजे देखने के लिए। क्या उतनी ही बड़ी जीत की संभावना भी देख पा रही है कांग्रेस? अनुराग जी। बिल्कुल शेफाली जी, देखिए जिस तरीके से एग्जिट पोल के सर्वे में रिपोर्ट निकल कर आई है, उसके बाद भी सियासी दलों की धड़कनें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
बीजेपी भले ही कांग्रेस से बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के नेताओं के धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई हैं और यही कारण है कि निर्दलीय और सपा बसपा के विधायकों से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट आई है, एग्जिट पोल जिस तरीके से रिजल्ट बता रहा है, उसके बाद से कुछ जगह पर जश्न जैसे हालात बनना शुरू हो गए। सागर के सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत के जीत को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स जीत और बधाई देते हुए नजर आने लगे। हालांकि जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर अभी भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेता अब जो है भगवान ईश्वर के मान मनोबल में भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि हरदीप सिंह डंग ने अनुष्ठान करवाया है, हनुमान जी की पूजा अर्चना कराई है और हमारे पास खबर इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने न सिर्फ बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी बल्कि कई मंदिरों में मत्था टेककर पार्टी की जीत के लिए कामना भी की है। तो निश्चित तौर पर कुछ ही घंटों का समय बाकी है, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की धड़कनें उम्मीदवार से लेकर सियासी दलों की तेज हैं, वो साफ तौर पर इस बात को जाहिर करती हैं कि इस बार के नतीजों को लेकर कोई भी पार्टी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि उसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। बिल्कुल अनुराग, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह से सुर्खी से तस्वीरें निकलकर आई हैं, हालांकि सुर्खी पूरे चुनाव के दौरान सुर्खियों में ही रहा। कभी वहां जो रामशिला यात्राएं निकली, उसके बाद जिस तरह से गोविंद सिंह राजपूत वहां पर भावुक हुए और अब जो नतीजों से पहले ही बधाई के होर्डिंग लग गए हैं, इस कॉन्फिडेंस को क्या कहेंगे आप? देखिए, आज अगर जो होर्डिंग्स लगे हैं या कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं या कार्यकर्ता में उत्साह है, तो चुनाव से पहले और चुनाव के समय जो कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, कार्यकर्ता को मालूम रहता है कि हमारे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं और हमारा उम्मीदवार कितने वोटों से जीत रहा है। और ये कार्यकर्ता ने अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए इस तरह के होर्डिंग्स लगाए हैं। शेफाली जी, कांग्रेस पार्टी की दावों की दम आप देखिए, दो उदाहरण मैं देना चाहूँगा कैसे निकली है कि किस तरह से दिग्विजय सिंह जी जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन से ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पे आरोप लगा रहे हैं और उसी भाषा का उपयोग माननीय कमलनाथ जी कर रहे हैं कि लगातार ईवीएम पे, प्रशासनिक व्यवस्था पे, जो निर्वाचन पे इस तरह की आरोप शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए व्यवस्था कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के ऊपर ये हार का ठीकरा ना फूटे, क्योंकि पूरे चुनाव में आपने देखा शेफाली जी कि कमलनाथ जी अकेले लगे रहे, कोई कार्यकर्ता, कोई नेता उनके साथ नहीं था। तो अगर आज कांग्रेस पार्टी हार रही है तो सीधे सीधे जिम्मेदारी कमलनाथ की होगी और कमलनाथ के सिर पे ये हार की जिम्मेदारी नहीं हो, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाना, इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं ने पहले से शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की स्थिति ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वीडी शर्मा जी हो, चाहे सुहास भगत हो, हमारे चुनाव प्रबंधक में जो लोग लगे थे उनके साथ उनने भोजन किया, सौजन्य भेंट करी, लगातार कार्यकर्ता और नेता हमसे मिल रहे हैं। पर एक बात आप ये देखिए कि निर्दलीय हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो, वो स्पष्ट रूप से चैनलों पे आके कह चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। एक बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये निकल के आ रही है कि इस चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। निर्दलीय और सपा और बसपा से जो उम्मीद से देखा जा रहा है दोनों दलों की तरफ से, इस सवाल पर आएंगे। पहले दुर्गेश शर्मा जी का रुख करते हैं। दुर्गेश जी, ये जो सुर्खी से तस्वीरें आई हैं, राकेश जी तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ये मान के चल रहा है क्योंकि उसे जमीनी हकीकत मालूम है कि वहां पर गोविंद सिंह राजपूत जीत चुके हैं और बीजेपी बर्ताव भी वहां ऐसा ही कर रही है कि बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। कांग्रेस इस कॉन्फिडेंस को किस तरह ले रही है? हास्यास्पद स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गोविंद सिंह जी के समर्थक और खुद गोविंद सिंह जी जिस तरीके से अपने आप को जीता हुआ बता रहे हैं, ये तो सीधे सीधे जनता की जो वोटिंग है या जनता के जो मत है उनके ऊपर उनकी अपनी डकैती डालने की जो प्रथा है या सोच है, जो उन्होंने उसको बेच के बता दिया कि हम इसके मलकियत हमारी है, पर जब जवाब के रूप में रिजल्ट आएगा तब हास्यास्पद स्थिति गोविंद सिंह जी की बन जाएगी। जो इन्होंने किया
कि आज वो बैनर पोस्टर जीत के लगा दिए, तो वाली एक हुई कि साहब अभी शादी तय नहीं हुई और दूल्हा जो है घोड़ी पे बैठ के घूमने लगा, बारात लगा रहा हूँ। तो बारात तो तभी लगेगी जब लड़की वाले या जनता आपको चुनेगी। तो अभी तो चुना नहीं गया है, अभी तो केवल वोट डले हैं और कल जनता अपनी बेटी को आशीर्वाद देने जा रही है। और माननीय गोविंद सिंह जी कल हाथ पे हाथ रख के जब माथा पीट रहे होंगे तब उसके फोटो वीडियो वायरल होंगी, तब देखेंगे। जी शेफाली जी। राकेश जी, बहुत दिलचस्प जवाब दिया दुर्गेश शर्मा जी ने, लेकिन दूसरी तस्वीर हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे जो सुवासरा सीट से आ रही है। एक तरफ जीत का इतना कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ संकट मोचन की शरण में हरदीप सिंह डंग, जो पिछला विधानसभा चुनाव भी जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो बहुत भारी अंतर से नहीं जीते थे, और अभी भी लग रहा है कि उनको कुछ कहीं कमी महसूस हो रही है, कुछ संकट लग रहा है जो वो संकट मोचन की शरण में। शेफाली जी, नहीं शेफाली जी देखिए, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, जाना कोई बुराई वाली बात भगवान नहीं। के दर्शन करता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी में जो भी जितने नेता या कार्यकर्ता हैं वो रोज मंदिर जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। हम कांग्रेस के नेताओं की तरह नहीं है कि चुनाव के समय मंदिर भी याद आते हैं, मस्जिद भी याद आते हैं, गिरजाघर भी याद आते हैं, किसान भी याद आते हैं, गरीब भी। जीत के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है आपके सामने सुवासरा में इस हैशटैग के साथ वायरल हो रहा है कि जीत के लिए अनुष्ठान है। शेफाली जी, आपके चैनल पे ही वहां जहां अनुष्ठान हो रहा था वहां आपके रिपोर्टर ने एक हमारे वहां पे जो पुजारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बात सुनाई थी। तो उनने कहा कि हम कार्यकर्ता और मंदिर प्रबंधन ने ये व्यवस्था की थी, उनके लिए हवन यज्ञ की, उसमें वो बैठे हुए हैं। ये हरदीप सिंह डंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था। हम तो क्या है, जनता के सेवक हैं और जनता के आदेश का पालन करते हैं। वहां के स्थानीय कार्यकर्ता और वहां की जनता ने कहा कि आपके उपलक्ष्य में यह हवन पूजन रखा गया है, वहां पे वो उपस्थित हुए थे। अब आप इसको किसी भी तरह से प्रस्तुत करें, पर स्थानीय कार्यकर्ता और स्थानीय जनता ने वो कार्यक्रम रखा था जिसमें उनने सहभागी दी। और मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस के नेताओं को चुनाव के समय भगवान, मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर नजर आते हैं, किसान, आदिवासी और गरीब नजर आते हैं, चुनाव के बाद इन सबको भूल जाते हैं, क्योंकि उनको उसके बाद तो लूटने में लगना पड़ता है। प्रदेश को किस तरह लूटा जाए, किस तरह ट्रांसफर उद्योग चलाया जाए, किस तरह से रेत खनन किया जाए, किस तरह से शराब की नदियां बहाई जाएं। तो ये सब चीजें कांग्रेस पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो प्रभु की शरण में हमेशा रहता है और प्रभु के दर्शन और पूजन हमेशा करता है। हालांकि राजनीति में जो है जनता ही जनार्दन, जनता ही ईश्वर होती है, यही भाजपा के नेता भी कहते हैं। रुक करेंगे दुर्गेश शर्मा जी का। दुर्गेश जी, मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं, आप वीडियो वायरल से आगे आते हैं, मालवा निमाड़ की जो सीटें हैं, मंदसौर सीट जहां से 2018 में पटकथा लिखी गई थी, कर्ज माफी का मुद्दा वहीं से उठा था और फिर उसके बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी थी। इस बार मालवा निमाड़ की सीटों पर कांग्रेस कितनी मजबूती देख रहे हैं आप, क्योंकि यही वो सीटें हैं जहां पर किसान से जुड़ा हुआ हर मुद्दा हावी रहने वाला है, ऐसा जमीनी पड़ताल कहती है। दुर्गेश जी। शेफाली जी, बिल्कुल सत्य है कि मुद्दे तो जमीन से जुड़े हुए हैं, पर मुद्दे आज से 2 साल पहले मुद्दे थे, आज मुद्दा सिर्फ एक है। मेरी, आपकी, राकेश जी की, माननीय अनुराग जी, सब हम सबको एक ही संविधान ने ताकत दी है। वो ताकत है मत का अधिकार, और वो अधिकार को किसी को भी उपयोग करने की या किसी को उसको छीनने की हमारे संविधान में कोई ताकत नहीं दी है। पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस मत को खरीदा है और इन बेक वालों ने जिस तरीके से मत को बेचा है, वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के संग गद्दारी है। जवाब आज जनता देने जा रही है और कांग्रेस के लिए देने जा रही है। हम हमेशा से पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि चुनाव कांग्रेस और भाजपा का कम, जनता और भाजपा का ज्यादा है, क्योंकि जनता के संग में गद्दारी हुई है, जनता के वोट को खरीदा फरोख्त की गई है। दुर्गेश जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि कर्ज माफी के जिस मुद्दे को लेकर 2018 में आप चुनाव में गए और इन उपचुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा कांग्रेस का, बीजेपी ने मालवा निमाड़ की इन सीटों पर इसी एक मुद्दे पर लगातार टारगेट किया था पूरे चुनाव में। तो अब जब नतीजे के दरवाजे पर खड़े हुए हैं हम लोग, आपका आकलन क्या कहता है कि मालवा निमाड़ में ये मुद्दा कितना असर दिखाएगा?
शेफाली जी, हमारे जितने भी मुद्दे या जो हमारे वादे और जो हमारे वचन हैं वो हमने पहले भी 100% पूरे किए हैं, वो 15 महीने के अंदर, और अभी भी आगे हम करेंगे। इस बात का भरोसा जनता को है। 1 रुपए में 1 रुपए यूनिट बिजली हमने दी। हमने यदि मध्य प्रदेश में किसानों को बोला कि कर्जा माफ करेंगे तो किया। हमने यदि कहा कि जनता के बीच में हम जनता के हित में काम करेंगे, हमने जमीनों का सरकारी मूल्य जो भाजपा ने व्यापारियों के लिए बढ़ा के रखे हुए थे या जो भी उन्होंने खर्च किया था उस पर हमने कंट्रोल किया। हमने उनके रेटों में कमी करी थी। हमने महिलाओं के लिए यदि रजिस्ट्री में नाम आते ही तो रजिस्ट्री शुल्क में कम करने का वादा किया था, वचन दिया था, तो हमने किया। हमने बच्चियों के लिए जो जो वादे किए थे हमने किए। वो सब वादे जनता जानती है कि कमलनाथ जी के साथ में धोखा नहीं है, विश्वास है ये कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने वचन पत्र में 100% काम किए, उसके हम सबूत लेके जनता के बीच में गए। हम जवाबदेही के संग गए। हमने अपनी एक पुस्तक जारी करी जिसमें हमने जनता की मोहर के बाद ही तय होगा कि वचन पत्र पर कितना भरोसा जनता का मिलता है कांग्रेस को। रुक करेंगे राकेश शर्मा जी का। राकेश जी, कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का आज बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जनादेश जो है वो कांग्रेस के हक में ही आएगा, और उन्होंने एक खास बयान और दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने अपनी स्वेच्छा अनुदान राशि जो है वो खर्च कर दी है, और ये इस बात का संकेत है कि हार से बौखला रही है बीजेपी। देखिए, मुझे तो दुख इस बात का होता है कि जब सज्जन सिंह वर्मा बयानबाजी करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि मालवा निमाड़ में चुनाव होता है और सज्जन सिंह वर्मा ग्वालियर में पाए जाते हैं। क्या सज्जन सिंह वर्मा से इतनी नफरत हो गई मालवा निमाड़ की जनता को कि सज्जन सिंह वर्मा वहां प्रचार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? यह प्रश्न जरूर करना चाहिए था सज्जन सिंह वर्मा से कि मालवा निमाड़ में जब चुनाव हो रहा था तो आप ग्वालियर चंबल में क्या कर रहे थे? जो नेता अपने क्षेत्र में मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं वो बड़बोले बन के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल क्या होगा मैं आज बताता हूं। जो पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार सुन रहे हैं, ईवीएम में टेम्परिंग हो गई है, ईवीएम में गलत वोटिंग हो गई है, प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग हो गया है, प्रशासन का दुरुपयोग हो गया, ये बातें कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। जो सज्जन सिंह वर्मा के नेता हैं वो इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो सज्जन सिंह वर्मा जी से पूछना चाहिए था क्या ईवीएम में आपको विश्वास है कि नहीं है? दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ कह रहे हैं कि ईवीएम में सही वोटिंग नहीं हुई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? फिर उसके बाद सज्जन सिंह वर्मा से यह जरूर पूछना था कि प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग का आरोप आप अभी से लगा रहे हो, तो फिर किस हिसाब से कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी जीत रही? कांग्रेस पार्टी की दुर्गति मध्य प्रदेश में तय है, और यह बात दिग्विजय सिंह जी के चेहरे पे और कमलनाथ जी के चेहरे पे नजर आ रही है। अभी मैं आपके चैनल पे सज्जन सिंह वर्मा की बाइट सुन रहा था, जिस तरह से वो ठेके लगाकर कांग्रेस की 15 माह की सरकार में बात करते थे, वो उनके ठेके गायब हो गए। अब तो ऐसा लग रहा है कोई डरा हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से 15 माह में मध्य प्रदेश को लूटा है और एक एक का हिसाब हो रहा है, चाहे कंप्यूटर बाबा हो, आप सुन रहे हैं राकेश शर्मा जी को बड़ी मायूटली। अभी जब नतीजों में 24 घंटे बाकी हैं तब कांग्रेस नेताओं की बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, वो तो आपने देख ही लिया। दूसरी तरफ मंत्री अरविंद भदौरिया का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ बीजेपी विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने बीजेपी विधायकों से कहा है कि मजे लेते रहिए इनके। कितनी हकीकत है इस बयान में? शेफाली जी, भारतीय जनता पार्टी के अरविंद भदौरिया जी ने यह कहा है कि हम एक आ जाएंगे तो हम 115 हो जाएंगे। चलते चुनाव में जो नरोत्तम मिश्रा जी ने डबरा में कहा था कि हम एक आ जाएंगे तो हम 115 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 107 हैं, 108 होंगे। पहली बात तो एक भी नहीं आ रही इनके पास में। अब इनको उम्मीद लग रही है कि हम एक आ जाएं। तो जो सोच एक पे रखा है वो बात कैसी कर रहा है? खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं कि हम 28 से 28 जीत रहे हैं। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम एक जीत रहे हैं। अरविंद भदौरिया जी का बयान, नरोत्तम मिश्रा का बयान इस बात का गवाह है। और जो रही बात 7 साथियों की बात, वे 7 आज आपके संग इसलिए हैं कि षड्यंत्र पूर्वक आप सरकार में हैं। सरकार की स्थिति कल जब 28 के साथ में हम सदन में अपनी बहुमत सिद्ध करेंगे, उस समय आप देखेंगे कि वो 7 भी हमारे साथ। दुर्गेश जी, बीजेपी विधायकों से कोई संपर्क हो रहा है क्या कांग्रेस पीसीसी की तरफ से? आगे भी रहेंगे। जो आरोप मंत्री अरविंद भदौरिया लगा रहे हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से बीजेपी विधायकों को कोई संपर्क हो रहा है? वो 7 पर तो दोनों की निगाहें।
शेफाली जी जरूरत ही नहीं है, संपर्क करने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये देखिए कुछ समय, कल जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा तो कितने भाजपा के लोग कांग्रेस से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, ये देखना कल है। हम नहीं कर रहे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आज दहशत है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाहे अरविंद भदौरिया जी हो या शिवराज सिंह चौहान हो या भूपेंद्र सिंह जी हो, जिस तरह के विधायकों को बुला बुला के घेर घेर के दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रशासनिक दबाव मध्य प्रदेश में विधायकों पे बनाने का प्रयास हो रहा है, ये बता रहा है कि घबराहट और छटपटाहट और परेशानी भाजपा के अंदर है। नहीं होती तो पहले दिन ही कल ही ना बीएसपी नेता को बुलाया जाता, ना निर्दलीय को बुलाया जाता, ना खुद के नारायण त्रिपाठी जी को बुलाया जाता। ये बताता है कि इनके अंदर इन पे भरोसा नहीं है, इनको खुद पे भरोसा नहीं है। तो आप जो भरोसा खुद पे नहीं होता है उसके साथ कोई बिल्कुल नहीं होता। एक सवाल और उठ रहा है, रुक करेंगे अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी का। अनुराग, ये चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है कि बैलेट पेपर और ईवीएम की काउंटिंग साथ साथ चलेगी, इसको लेकर भी नए सवाल शुरू हो गए हैं अभी 24 घंटे पहले से जब नतीजे आने हैं। बिल्कुल, देखिए पहले से ये तय था कि बैलेट पेपर की काउंटिंग सबसे पहले की जाएगी और उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग करना शुरू किया जाएगा। लेकिन अब जो नया सर्कुलर जारी हुआ है उसके तहत आयोग का ये तर्क है कि जल्द से जल्द नतीजे घोषित हो जाएं। इसी के साथ ईवीएम के नतीजों के साथ ही बैलेट पेपर की काउंटिंग का काम भी किया जाएगा, यानी कि अब अलग से किसी तरीके से बैलेट पेपर की गिनती नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जरूर जता रही है, क्योंकि कांग्रेस का ये मांग है कि जो बैलेट पेपर है उनकी काउंटिंग सबसे पहले की जाना चाहिए और उसके बाद ईवीएम की मतगणना को शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन आयोग ने अब ये तय कर दिया है कि बैलेट पेपर के साथ ही ईवीएम की गिनती भी शुरू होगी ताकि नतीजे जल्द से जल्द आ सकें। बिल्कुल अनुराग, तो जैसा अनुराग बता रहे हैं कि ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों की काउंटिंग एक साथ होगी। चुनाव आयोग की कोशिश यह है कि नतीजे जल्द से जल्द आए। एक एक वोट कीमती है, एक एक सीट कीमती है और सबसे बड़ी बात कि 28 सीटों के उपचुनाव केवल किसी एक सियासी दल की जीत और किसी एक सियासी दल की हार का फैसला नहीं करेंगे, ये कई राजनेताओं की सियासत भी तय करेंगे और इसके साथ मध्य प्रदेश की राजनीति भी तय करने वाले होंगे ये चुनाव। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।